एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज समकालीन भारत भाग 1 सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिंदी को हमने सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है और मैंने दोनों प्लेलिस्ट कक्षा 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और कक्षा 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल पे जाकर के वहाँ पे आप जिस भी चैप्टर को देखना चाहें वहाँ से उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। और अगर आप उन चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें या उनके नोट्स बनाने के लिए क्वेश्चन देखना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे वो सारे के सारे क्वेश्चंस डे बाय डे के हिसाब से पड़े होंगे, तो आप उसमें जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। बैकअप में सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आज हम समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 की भूगोल पाठ्य पुस्तक को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमारा एक सामान्य क्रम रहा है कि हम किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से पहले उसकी कंटेंट लिस्ट को देखते हैं, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंटेंट लिस्ट कि किस पाठ्य पुस्तक से हमें क्या कुछ पढ़ने को, क्या कुछ जानने को और क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसके बाद में फिर पहले चैप्टर के साथ इस पाठ्य पुस्तक को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा भारत आकार एवं स्थिति। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ये वो चैप्टर है जिसको आप किसी भी भूगोल की किताब को खरीद करके लाएं, चाहे वो बर्नवाल की हो या चाहे वो माजिद हुसैन हो, कोई भी हो जिसमें आप इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहला चैप्टर ही होता है भारत अवस्थिति एवं विस्तार। तो ये वही चैप्टर है जो भारत अवस्थिति एवं विस्तार का चैप्टर है, वो चैप्टर पहला है। दूसरा है भौतिक स्वरूप। आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में आपको भौतिक स्वरूप ही मिलेगा। तीसरा चैप्टर है अपवाह, अर्थात अब ये जो पाठ्य पुस्तक है क्लास 9 से, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में एक भी शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर चैप्टर कंटेंट लिस्ट आप देख करके समझ जाइए, बाकी तो जब चैप्टर्स खुलेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि क्या ज्ञान निकल रहा है। तो तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, जहाँ पर सारे बड़े नदी तंत्र जिसमें से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, साथ ही साथ में सिंधु नदी तंत्र और दक्षिण भारत की सभी नदियों के साथ साथ जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट अर्थात, और जल जनित आपदाएँ अर्थात जो डिजास्टर्स हैं, जो बाढ़ है, सुनामी है, उनके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसके अलावा अध्याय 4 में फिर हमें पढ़ने को मिलेगा जलवायु के बारे में। तो हम सारे के सारे अपने यहाँ पे इंडियन जलवायु में जितने भी कटक क्लासेज में हम इसको डिवाइड करते हैं और उसको उस क्लासेज के हिसाब से किस प्रकार से इसका 8 भागों में वर्गीकरण करेंगे, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। तो कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, इसके साथ ही साथ हमें मिट्टियों के बारे में भी यहीं से जानकारी मिल जाएगी। चैप्टर 6 है जनसंख्या, जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होगा, इतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अगर हम देखें तो फैक्चुअल लिहाज से। तो इस प्रकार से ये पाठ्य पुस्तक तो हमारे लिए बहुत शानदार, मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल हिंदी को। चैप्टर 1 के साथ कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल का आगाज करेंगे। पहला चैप्टर है भारत आकार एवं स्थिति। इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास की अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट और 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एटलस की सहायता से हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर मैप में दिखाया गया है और ये सबसे बेस्ट वे है समझाने का कि भारत कहाँ पर स्थिति है। ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये है हमारा 0 डिग्री। अब ये तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि जो खड़ी खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और ये पड़ी पड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर अगर हम देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट इसके बीच में अवस्थित है। सुदूर बिंदुओं के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल तक
और इधर फिर आपका गौरमोता से लेकर के किबितु तक इसका विस्तार है, आप जानते हैं। एक चीज़ को जो विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि जब कभी भी आप 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट बोलें तो वहाँ पर आपको उत्तर अक्षांश बोलना अत्यंत आवश्यक है। और जब आप 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट की बात करें तो वहाँ पर आपको पूर्व देशांतर बोलना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ग्लोब में इस स्थिति को देखें तो यदि हम दो हिस्सों में पृथ्वी को बांट दें तो यह हिस्सा पूर्व का हिस्सा हो जाएगा और यह हिस्सा पश्चिम का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम भूमध्य रेखा से पृथ्वी को दो भागों में बांटें तो ऊपर का हिस्सा उत्तर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दक्षिण का हिस्सा हो जाएगा। इस हिसाब से यदि हम भारत की अवस्थिति देखें तो भारत कहाँ पर है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है अर्थात कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट, वह उत्तर में देश को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, जो भारत के गुजरात से होकर के फिर 8 राज्यों से गुजरते हुए क्या होती है, भारत को पार करते हुए निकल जाती है। तो ये बात हो गई भारत की अवस्थिति और विस्तार की एक सामान्य जानकारी के बारे में। यदि हम बात करें भारत के आकार के बारे में तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जिसको हम यदि अंकों में बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% अर्थात 2.4% है। तो यहाँ पर विस्तार की बात हो गई और बात हो गई भारत के आकार के बारे में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के पास में है, ये हमने देख लिया है। 23.5 डिग्री जो उत्तर कर्क रेखा है वो क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा गया है, जो इलाहाबाद में नैनी के करीब से होकर के गुजरती है। राज्यों में अगर हम गुजरने की बात करें तो वो भी गुजरते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके बाद में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए निकल जाती है। इसी प्रकार से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भी हमारी गुजरती है, जिसको याद करने के लिए आपको ट्रिक्स भी अपना सकते हैं। यदि मैप के हिसाब से याद करेंगे तो बहुत अच्छा तैयार रहेगा आपको हमेशा के लिए। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की बात करें तो 7वें नंबर पर आता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में भारत तब नंबर आता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को शामिल करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर ये कुल मिलाकर के सीमा है, जिसमें से यदि हम देखें तो 6100 किलोमीटर है जो मुख्य भूमि से लगी हुई है और यदि द्वीपों को भी मिला लें तो 7,516.6 किलोमीटर है सीमा टोटल। साथ ही साथ जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। 4,096.7 किलोमीटर सीमा भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। वो किसी भी एक देश के साथ में साझा किए जाने वाली सबसे लंबी सीमा है। तो सबसे ज़्यादा सीमा भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। तो ये हो गई बात इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ विस्तार के बारे में और अब पड़ोस के बारे में। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है, चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता चला गया, सकरा होता चला गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र में आप देखेंगे तो सारा चीज़ें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या होता है, कम प्रतीत होता है। तो जो उत्तर दक्षिण का विस्तार की अपेक्षा जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो क्या है, कम प्रतीत होता है, जबकि वो लगभग 30 डिग्री इसका विस्तार है। अक्षांश और देशांतर की बात करें तो हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, क्योंकि यदि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में है तो आपके पास 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा और अगर आप गुजरात में हैं तो आपके पास 2 घंटे बाद में सूर्योदय होगा। 2 घंटे का अंतर है कुल मिलाकर के। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट में पृथ्वी क्या होती है, 1 डिग्री घूम जाती है। तो इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, अक्षांश का
प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में पड़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए जो अक्षांश का प्रभाव होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि के अंतर में पड़ता है। अब भारत तथा विश्व के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो भारतीय जो महाद्वीप है इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, पूर्व में है, और कहाँ पर है, पश्चिम में है। पश्चिम के पूर्व और पश्चिम के कहाँ पर है, मध्य में है, क्योंकि यदि हमने अभी मैप में जो विस्तार देखा था वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें एशिया के हिसाब से समझ में आएगा कि भारत कहाँ पर अवस्थित है। तो ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो ये बिल्कुल देखिए मध्य में स्थित है, पूर्व और पश्चिम के। भारत जो है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति क्या करता है, प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। 1869 में सुएज नहर के खुलने के बाद से भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे एक फैक्ट हमें थोड़ा सा याद जहन में रखना है कि 1869 में क्या हुआ था, जो सुएज नहर थी वो खुल गई थी। इसके बाद में यूरोप और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, करीब 7000 किलोमीटर कम हो गया था। यहाँ से हम देखेंगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैप एनसीईआरटी के जो मैप्स हैं वो इनको बहुत खास चीज़ प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर हम देखें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है जो कि इंदिरा कॉल है हमारा। ये है गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट कीबिथु। इसके बाद में यदि हम बात करें, ये है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर जो गुजर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन में हमें दिख रही है ये कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। यदि हम विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर विस्तार है। मानक समय उत्तर रेखा ये यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजर रही है। इसके बाद में तटों के करीब से होकर के गुजरी। इसके बाद में 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर ये है हमारा कन्याकुमारी। और यहाँ पर बात करें अगर 6 डिग्री 45 मिनट जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर 6 डिग्री 5 मिनट कह सकते हैं, ये मुख्य सीमा के बाहर भारत का जो इंदिरा पॉइंट है, तो ये इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बाहरी बिंदु में अगर हम बात करें तो वहाँ पर है। अगर हम बात करें अक्षांश के बारे में तो इसके बाद में ये है भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप के लिहाज से नहीं, फैक्ट कॉन्सेप्ट के लिहाज से, फैक्ट के लिहाज से नहीं। अब देखते हैं कि भारत की कुछ और विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर के था। उत्तर पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो समुद्र में पहुंचने में बहुत टाइम लग गया, वहां से उन मार्गों से जुड़ने में, लेकिन स्थल के साथ हमारा व्यापार बहुत लंबा था और बहुत प्राचीन समय से हमारा व्यापार था। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब तो 8 ही केंद्र शासित क्षेत्र बचे हैं जब से दादर नगर हवेली को और दमन और दीव को मिलाने के लिए प्रस्ताव पास हो गया है। तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वापस से हो गए हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत जिसके साथ तिब्बत वाला हिस्सा नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ क्या होती हैं, लगती हैं। तो पड़ोसी देश की बात यहाँ इस मैप से हम कर लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान से चलते हैं, फिर पाक अधिकृत कश्मीर से थोड़ी सी सीमा लगती है 106 किलोमीटर के आसपास अफगानिस्तान से, फिर तिब्बत वाला चीन, इसके बाद में नेपाल से भारत की सीमा लगती हुई, फिर भारत की सीमा भूटान से लगती हुई, उसके बाद में भारत की सीमा म्यांमार से लगती हुई, और उसके बाद में भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती हुई। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं लग रही हैं यहाँ पर। एक है हमारा ये श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर हमारा ये है मालदीव, राजधानी है माले। श्रीलंका की अगर हम अवस्थिति की बात करें तो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु जो है उसके साथ ही साथ लगता है, और त्रिवेंद्रम के साथ में एक
पाक जलडमरू मध्य बनाते हुए फिर अलग हो जाता है उसके साथ में भारत से श्रीलंका। तो ये हो गई पड़ोसी देशों के बाद में। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। तो भारत श्रीलंका के बीच में जो पाक जल संधि है और साथ ही साथ क्या है, मन्नार की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है। 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल है। इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैनल्स से लेकर के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। मालदीव और मिनीकॉय के बीच में, फिर मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार और अंडमान और निकोबार के बीच में। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बारे में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो राजस्थान से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो हमने देखा था कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा, 97 डिग्री 25 मिनट किबुतु में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो देखिए उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक करता है नेपाल के साथ में, दूसरा करता है तिब्बत वाले चीन के साथ में। उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है, जिसका क्या नाम है, नेपाल। बिहार भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो करता है आपका भूटान के साथ में भी और नेपाल के साथ में भी। सिक्किम इसी तरीके से जो है वो भी सीमाएं साझा करता है, लेकिन ये सिक्किम भी दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। इस हिसाब से यदि हम उत्तर प्रदेश के बारे में हमें जानकारी है तो हम बता सकते हैं कि सारे देश किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं ग्रीष्मावकाश में यदि आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो अगर हम कावारत्ती जाना चाहते हैं तो हम जाएंगे लक्षद्वीप में। इसके बाद में यदि हम बात करें तो मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा जो है वो देश की सीमा क्या है, भारत के साथ नहीं लगती है। तो भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है, नेपाल की सीमा हमारे साथ लगती है, तजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो हमारे जो मित्र हैं वो किस देश के निवासी हैं, तजाकिस्तान के निवासी हैं। तो ये हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट विस्तार और अवस्थिति, साथ ही साथ पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये था इस चैप्टर का एक रिव्यू। और इन डिटेल में पढ़ने के लिए अगर अब फिर हमें बर्नवाल से लेकर के जो अच्छी किताबें उपलब्ध हैं उनकी सहायता लेकर के हम इसके बारे में और इन डिटेल जान सकते हैं, इन डीप जान सकते हैं, प्रीवियस ईयर से और इन डीप जान सकते हैं। तो इस चैप्टर को देख करके आप जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी थोड़ी देर में हम फिर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।